फंडेड फर्म्स जो होती हैं ये भागती क्यों हैं? ये प्रॉप फर्म्स या प्रोप्राइटरी फर्म्स जो भी होती है ये एकदम से सडनली बंद हो जाती हैं, भाग जाती हैं, बिल्कुल ही मतलब लाइक साइन आउट कर जाती हैं। और इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं और कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हो किसी भी एक फर्म को कि वो कौन सी फर्म है, वो भागने वाली है कि नहीं भागने वाली? देखिए, इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। मैं टॉपिक पे रहूँगा, मैं ज़्यादा किसी स्पेसिफिक फर्म के लिए डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाना चाह रहा। बट ये रिसेंटली भी एक खबर आई जिस द फंडेड प्रोग्राम, इसके अलावा बहुत सी और दो चार मैंने कल 2-3 दिन के अंदर लगातार ये देखी न्यूज़। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, देर आर मल्टीपल रीजंस, मल्टीपल वजूहात हैं प्रॉप फर्म्स के भागने की। इसके पीछे मतलब बहुत सी रीजंस हो सकती हैं जो कि एक्सप्लेन की जा सकती हैं। अगर आप भी कभी भी किसी भी फर्म के साथ काम कर रहे हैं तो आपको उसको फाइंड करने के लिए, उसको जानने के लिए, परखने के लिए इन सारे पॉइंट्स के ऊपर अगर ऑब्जर्व करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा। मैं किसी प्रॉप फर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी प्रॉप फर्म के इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं हूँ। इट वॉज हेल्पिंग लॉट पीपल बेसिकली। मुझे शुरू में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और भी था, लेकिन आज वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू दैम एज वेल। सो ऑटोमेटिकली बहुत सी कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद भी वी रियलाइज, हमने नंबर्स देखे, हमने एनालाइज किया बहुत सी चीज़ें। तो कुछ रीजंस हैं जिनकी जो मैं ज़ाती तौर पे अपने एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये रीज़न क्या, किस वजह के ऊपर है, क्यों ये रीज़न मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनके पीछे कोई ना कोई रीज़न, मतलब एक वजह बनती है। अगर मैं उन पॉइंट्स में भी अगर बात करूँ ना, तो सबसे पहला जो रीज़न बनती है वो ये कि प्रॉप फर्म्स का बिजनेस जो है वो हमेशा, मैंने पहले भी एक वो हाउ टू स्टार्ट अ प्रॉप फर्म के उसकी एक सीरीज़ है, उसके अंदर भी मैंने बात की थी। कोई भी प्रॉप फर्म है उसका बेसिक जो मॉडल है वो फीसीज और चार्जेस के ऊपर चलता है, जो कि बेसिकली डेमो अकाउंट्स को बेच कर कमाती है। ये भूल जाएं कि वो ट्रेडिंग एक्टिविटी के ऊपर काम करती है। अब तो खुद क्लियरली लिखना शुरू कर दिया, दिस इज द सिमुलेटेड ट्रेडिंग एनवायरनमेंट, सिमुलेटेड ट्रेडिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ गेम। सो प्रॉप फर्म का बिजनेस हमेशा, जब भी बात करें, वो हमेशा डेमो अकाउंट्स या मतलब लाइक जो ये सिमुलेटेड अकाउंट्स का नाम दे रहे हैं, इन अकाउंट्स को बेच के चलता है। जितनी ज़्यादा सेल होगी, जितना ज़्यादा बिजनेस होगा, ऑटोमेटिकली उतना ज़्यादा वो प्रॉफिट जनरेट करेगी, उतना ज़्यादा वो रेवेन्यू जनरेट करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी फर्म जो है ना वो रियल प्रॉफिटेबिलिटी से चल रही होती है, रियल मतलब बिजनेस से चल रही होती है, रियल ट्रेडिंग बिहेवियर से चल रही होती है। ऐसा नहीं है। जो प्रॉप फर्म के एक तो क्लियरली अपने माइंड में रख लें कि जितने डेमो अकाउंट बिकेंगे, जितने चैलेंज अकाउंट बिकेंगे, जितने वो फर्स्ट फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 जो कुछ लोगों के हैं तो वो ऑटोमेटिकली बिकेंगे, उतना ही उनको बेनिफिट होगा, उतना ही उनको बेनिफिट होगा और वो उतना ही रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो रेवेन्यू का मॉडल कभी भी ट्रेडिंग है ही नहीं है। डे 1 से ट्रेडिंग रेवेन्यू मॉडल नहीं है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स उनकी टारगेट नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, इस हकीकत को समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो रियल मनी है वो इस पूरे मॉडल के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती। मतलब पूरे फंड के अंदर, पूरे सिस्टम के अंदर कभी भी रियल फंड इन्वॉल्व नहीं होता। मतलब आपने खरीदा, आपने अकाउंट खरीदा, इट्स डेमो, इट्स सिमुलेटेड सिस्टम। आप सिर्फ देख रहे हो, आप सिर्फ ट्रेड कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके रिवॉर्ड में कुछ मिलेगा। अगेन मैं जिस चीज़ के खिलाफ हूँ, होप क्रिएट करने के। सो आपको होप क्रिएट हो जाती है कि यार मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा एट दी एंड, मुझे कुछ ना कुछ किसी पॉइंट के ऊपर रेवेन्यू जनरेट होगा, मेरा कुछ ना कुछ फायदा होगा, भला होगा, कुछ ना कुछ मुझे चल रिवॉर्ड मिलेगा। आप उस रिवॉर्ड के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हो और रिवॉर्ड के लिए स्ट्रगल करते 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 एक ऐसे पॉइंट के ऊपर आपको फील होता है कि यार मैंने जो स्ट्रगल की थी वो जस्ट स्ट्रगल ही की थी, उसके पैसे भी दिए। इस लाइक ऐसे समझ लो कि एक रेस है, मैराथन रेस है। उस मैराथन रेस के अंदर आपने भागना है, आप भाग रहे हो, आप का एक एंड पॉइंट है। आपको लगता है कि यार मैं 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के बाद मेरा एंड पॉइंट है। आपने पहले 10 किलोमीटर आपने कवर किया रास्ता, एक ब्रेक लगाई वहाँ पर, उसके बाद आपने वहाँ पर अपना शूट आउट दिया, उनको बताया कि भाई मैं पहुँच गया हूँ, अपना साइन किया, टाइम नोट कर लिया, उन्होंने ऑटोमेटिकली दूसरे 10, आपको लग रहा था कि जब 20 किलोमीटर आप तय करोगे तो यू विल बी द विनर, यू विल बी गेटिंग द रिवॉर्ड ऑफ दिस होल ट्रैवल। अब ये पूरे सफ़र करने का पूरा आप रिवॉर्ड हासिल करोगे। लेकिन हुआ क्या कि आपने 10 किलोमीटर सफ़र किया, लेकिन आपको 20 करना था, अपने फेज़ 2 में चले गए। अब वहीं से आपने आगे जो है ना, जैसे ही अपने साइन वगैरह करवाए और आगे भागना शुरू कर दिया, इतने में पिछले लोग और भी भागे आ रहे हैं, आपके साथ भी बहुत से लोग भागते आ रहे हैं।
इमिडिएटली आपने भागना शुरू किया, दोबारा वो मैराथन आप करना शुरू कर दिया, आपने 10 किलोमीटर मजीद ट्रैवल किया। अब 10 किलोमीटर में आपका मतलब पसीना निकल चुका है, आप गिरते मतलब बहुत कोशिशें करके फुल थके हुए हालत में आप 20 किलोमीटर पूरे करते हो। अब जब 20 किलोमीटर पूरा करते हो तो अगली कंपनी कहती है, या वो जो लोग आगे मतलब जो रिसीव करने वाले हैं वो कहते हैं नहीं, अभी क्योंकि सब लोग आपके साथ बराबर पहुंच गए हैं, बहुत ज़्यादा लोग पहुंच गए हैं, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल हमने 100 लोग भाग रहे थे, 100 में से 10 लोग पहुंच गए हैं, तो फैसला तो एक का करना था, तो 10 लोगों का तो फैसला कर नहीं सकते, तो एक काम करो 10 किलोमीटर और भागो। अब वो क्या होता है कि आपकी तो पहले ही हालत बेड़ा गर्क हो चुकी होती है, आपकी हालत तो ख़राब हुई होती है, आप फिर दोबारा भागना शुरू करते हो, अब दोबारा आप फिर स्ट्रगल करना शुरू करते हो, फिर आप 10 किलोमीटर भागते हो, जो आपकी रही कसर है, आपके अंदर से जितनी एनर्जी है वो कंज्यूम हो जाती है, आपकी बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी है, आपकी पसीनों से लथपथ परेशानी के आलम में आप बिल्कुल भागते भागते उस पॉइंट पे पहुंचते हो कि मज़ीद 10 किलोमीटर करते हो। जब 10 किलोमीटर करते हो मज़ीद, तो एट दी एंड जो आपका फेज 3 होता है वो कंप्लीट करते हो, तो एट दी एंड आपको पता चलता है कि यार नहीं, एट दी एंड तो रिवॉर्ड तो था ही नहीं। आपको लगता है वो रिवॉर्ड में क्या मिलेगा, आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा रिवॉर्ड होगा। अब एट दी एंड जब पहुंचते हो तो जी रिवॉर्ड कुछ नहीं है, रिवॉर्ड में मैक्सिमम आपको सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जाएगा, रिवॉर्ड में मैक्सिमम आपको एक छोटा मोटा पे आउट भी दे दिया जाएगा, कुछ बेनिफिट भी दे दिया जाएगा। कोई आपने मतलब आपको लग रहा था मैं 10 लाख रुपया कमाऊंगा, आपको मिल गया 20,000, अब 20,000 उन्होंने दे दिया, वो समझो छोटी सी जो फीस जो सब लोग भागने वाले थे उनमें से चंद लोगों की 2-4 लोगों की फीस आपको पकड़ा दी। सो ये होता है रिवॉर्ड। ये एक पूरा मैराथन है, जिस मैराथन के अंदर आपको भागते 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 एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचना है जिस पॉइंट के बाद अगली ने कहना है कि बस, अगर मान लिया कि उस पॉइंट पे जाके हो सकता है आपने तीसरा फेज क्लियर किया, जो 30 किलोमीटर का आपने मैराथन कंप्लीट कर ली, 10 किलोमीटर पहला फेज, 10 किलोमीटर दूसरा फेज, तीसरा फेज आपने चाहे रियल वाला था जो भी था उसको आपने क्लियर किया। अब पहुंचते उन्होंने कहा जी हमारे पास तो चलना इस वक्त, क्योंकि हमें आपके भागने का स्टाइल पसंद नहीं आया। आप जी भागते हुए ठहरते थे, अब भागते हुए आपने पानी पिया, अब भागते हुए सांस लेते थे, अब भागते हुए जी आपने जो है ना ये किया वो किया, तो इस वजह से हम आपको जो है ना अलाउ नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सक्यूजेस हैं। अब तो वो एक्सक्यूजेस की किस्म 300 एक्सक्यूज की टाइप्स है, उन 300 में से कोई भी लगाया जा सकता है। सो एट दी एंड यू आर नॉट अ विनर। बहुत से कम लोग होते हैं जिनको मिलता भी है, ज़्यादातर इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत से कम लोग हैं। लेकिन मैं इस लंबे पूरे टॉपिक के ऊपर एक ही टॉपिक से मतलब लाइक हटना नहीं चाहता, तो मैं इसके ऊपर फर्दर अगर बात करूं कि तीसरा जो मेजर जो पॉइंट मैं समझता हूं वो ये कि मतलब उनको हमेशा जो रियल फंडेड जो अकाउंट्स होते हैं उनके ऊपर रिस्क डिक्रीज करना होता है। प्रॉप फर्म्स को हमेशा रियल फंड जो होता है उसके ऊपर रिस्क डिक्रीज करना होता है। अगर फॉर एग्जांपल पहली बात तो वो भी हवा में चल रहा होता है, 90% हवा में चल रहा होता है, मैंने वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन उस हवा में से निकाल भी दो, रियल लेवल पे भी लेके जाओ, तो मोस्टली वो समझो कि आप वो अगर कंपनी $1 लाख कमा रही है, उस लाख में से वो $20,000 रियल फंड के ऊपर लगा रहे होते हैं। मतलब कोई बंदा बहुत अच्छा निकल आता है जिसके ऊपर कोई एक्सक्यूज नहीं बनता, जिसके ऊपर कोई रीजन नहीं बन सकता, जिसकी कोई रीजन पास होने की नहीं बन सकती, मतलब फेल होने की नहीं बन सकती, रिजेक्ट करने की नहीं बन सकती, तो ऐसे लोगों के लिए 10, 15, $20,000 साइड पे कर दिया जाता है। उनमें से अब वो 2, 4, 5 लोगों को पे आउट मिल जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो लोग जब मार्केट करते हैं, वो दिखाते हैं, तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर एक पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बिल्ड होता है कि वो 5 लोग अपना पे आउट दिखाएंगे तो 500 लोग या 100 लोग उनसे इंस्पायर होंगे, तो 100 लोग मजीद डिपॉजिट करेंगे। आपको पता है ना पॉन्जी मॉडल्स का, या आपको पता है जो MLM का, सो इट्स अ काइंड ऑफ वो भी स्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है कि जब वो मल्टीपल लोग शेयर कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली इससे फिर एक और रीजन, एक और अगर इसको मैं बात करूं कि बहुत से लोग सर्टिफिकेट्स जो हैं वो जो आपको नजर आ रहे होते हैं वो फेक आईडीज से होते हैं। एक बंदे की 200, 100 आईडीज हैं, और आईडीज बनाना, आईडीज मैनेज करना, सोशल मीडिया आईडीज मैनेज करना, ट्विटर आईडीज मैनेज करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, बहुत बनाना भी आसान है, बहुत मैनेज करना भी आसान है। खरीद आजकल तो मार्केट में इसकी भी सेल हो रही है, तो कंपनीज जो है ना अपनी आईडीज खरीद लेती हैं, उन आईडीज से वो मार्केट कर रहे हैं। अब मैं हूं नोमान, अब मैं क्या करता हूं, मैं अली के नाम से भी, खालिद के नाम से भी, अकबर के नाम से, रहमान के नाम से भी मल्टीपल, कोई 100 लोगों के नाम से मल्टीपल आईडीज बनाता हूं। उन आईडीज वो मैं ग्रुप मैंने एक्टिव किया हुआ है, उस ग्रुप के अंदर मैं कभी रहमान के नाम से थैंक यू
ABC prop firm, मुझे आपने जो है ना पे आउट दे दिया, कभी अब मैं जो है ना खालिद के नाम से जो है ना पे आउट लगा दूंगा, तो डेली बेसिस पे 2-4 पे आउट चलते रहेंगे। अब वो पे आउट तो सिर्फ स्क्रीनशॉट है, इवन उनको अगर स्क्रीनशॉट पेमेंट के भी लगाने पड़ते हैं तो एक अकाउंट से बाइनेंस से ट्रांसफर करके दूसरे में रिसीव वाला स्क्रीनशॉट बना लेते हैं, तो उनका तो लगा $1 का खर्चा। अब $1,00,000 मेरे पास अगर मौजूद है फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पास अगर 100 आईडीज हैं और मैं $1,00,000 को हर आईडी से जो है ना एक आईडी से दूसरे अपना वॉलेट में, एक ही वॉलेट में बेशक मैं भेजता रहूं, मैं 100 ट्रांजैक्शन करूं तो मेरे पास 100 पे आउट्स के रिकॉर्ड बन जाते हैं, 100 जगह का रिकॉर्ड बन जाता है। तो ये एक रीजन है कि फेक पे आउट स्ट्रक्चर जो है उससे इन्वॉल्व करके मार्केट जनरेट की जाती है। और जो रियल फंड है वो 10-15% रिस्क लेने के, इसके अलावा रिस्क नहीं लिया जाता। अब मैं अगर मतलब चौथा या पांचवा पॉइंट अगर बात करूं, वो ये कि मोस्टली मतलब जो जितना जो फंड होता है या जो भी स्ट्रक्चर है वो 90% लॉस रेशियो के ऊपर इम्पैक्ट करता है। मतलब 90% लोगों ने, 90 से ज़्यादा परसेंट लोगों ने लॉस करना ही करना है, 90% ने अपना चैलेंज पास नहीं करना, वो फेल होना ही होना है। और जो 10% बचते हैं वो 10% में भी 5-6% तो ऑटोमेटिकली वो रिड्यूस करवा देते हैं। वाई? उनके ऊपर मल्टीपल रीज़न लगा के कि हमें आप पसंद नहीं आई, आपकी शक्ल पसंद नहीं आई, आपकी स्ट्रैटेजी पसंद नहीं आई, आपका मुल्क पसंद नहीं आया, आपकी जनरल ट्रेडिंग सिस्टम्स पसंद नहीं आई, हमें आपकी आईपी पसंद नहीं आई। मल्टीपल रीज़न, ये तो कुछ भी कह सकते हैं, आपका बाप पसंद नहीं आया, लिटरली इसके ऊपर भी वो आपको। तो हमारे एक बड़े प्यारे भाई है माशाल्लाह से, बड़ा अच्छा नाम है, उनको पिछले दिनों में एक कंपनी ने मतलब लाइक वो किया, हम लोग दुबई में इकट्ठे ही ऑफिस में बैठे हुए थे, तब बात हो रही, तो हमें आपका ट्रेडिंग स्टाइल नहीं पसंद आया। उसी ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर वो 3 दफ़ा पे आउट ले चुके थे और चौथे में ट्रेडिंग स्टाइल पसंद, क्योंकि अब उनका बजट इंक्रीज करना लग गया उस बंदे के ऊपर। तो कोई भी ऐसा एक देखा जाए रीजन बनाया जा सकता है, क्योंकि ये बिजनेस चलता है 90% लॉस फैक्टर के ऊपर। कितने ज़्यादा लूज करेंगे मनी, कितने ज़्यादा लोग लॉस करेंगे चैलेंज मतलब, और जो प्रॉफिटेबल है उनको भी लॉस में कन्वर्ट करने से ये बिजनेस चलता है। तो ये चीज़ है। बाकी जो ये कंपनीज है ना, अगर उससे अगला अगर अपने पॉइंट के हवाले से बात करूं, तो ये जो कंपनीज हैं, जितनी भी प्रॉप फर्म्स होती हैं, मैंने बनाने से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने से लेकर रिस्क मैनेजमेंट तक करने का, उनकी ट्रेनिंग्स करने तक, मैं उनकी रिस्क मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करता हूं, मैं डीलिंग की ट्रेनिंग करता हूं, मैनेजर्स की ट्रेनिंग करता हूं। आई गाइड देम, ऑनेस्टली आई गाइड देम, दैट इज माई बिजनेस। क्योंकि मैं नहीं करूंगा, कोई और कर रहा होगा और मार्केट में। बट प्रॉब्लम ये है कि ये कंपनीज क्लाइंट के प्रॉफिट से नहीं चल रही। ये प्रॉप फर्म्स कभी भी क्लाइंट्स के प्रॉफिट से नहीं चलती। ये क्लाइंट जितना प्रॉफिट कमाएगा उससे कंपनी कभी नहीं चलती। कंपनी चलती है क्लाइंट्स के डाउनफॉल से। ये कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी का बिजनेस मॉडल कभी भी, प्रॉप फर्म्स की, फंडेड अकाउंट्स के, कभी भी बिजनेस मॉडल क्लाइंट्स की प्रॉफिट से नहीं होता इन्वॉल्व। हमें लगता है कि प्रॉफिट्स के साथ इन्वॉल्व होगा, लेकिन प्रॉफिट से इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि ये इन्वॉल्व होता है क्लाइंट्स की जो मेजर, अगर हम बात करें स्टेक को, कि उनके लॉस फैक्टर के ऊपर, कितना वो लॉस कर रहे हैं, कितना वो मतलब लाइक क्लाइंट्स के डाउनफॉल्स के ऊपर पूरा स्ट्रक्चर चलता है। तो ये भी एक रीज़न है। अगर मैं छठी रीज़न इसको भी काउंट करूं तो ये भी एक, या पांचवी रीज़न काउंट करूं या छठी, तो इसमें ये भी एक मेजर रीज़न हो जाती है कि ये कंपनीज में जितना ज़्यादा लूजर्स होंगे उतना कामयाब है। इट्स लाइक अ कैसीनो, एट द एंड प्रॉप फर्म ने कमाना है। एट द एंड इट्स अ लीगल काइंड ऑफ कैसीनो, आप समझ लो, जिसके अंदर आपको लगेगा कि यू आर द विनिंग बट यू विल बी लूजिंग एट द एंड। सो एंड एट द एंड कैसीनो से एक कहावत है ना पुरानी, लोग कहते हैं कि जो कसीनो होता है वो असल में जीतता कसीनो ही है। चाहे जितने, हमने सुना होगा कसीनो में बहुत से लोग विनर होते हैं, $1 मिलियन जीत लिया, इतना जी $1,00,000 जीत लिया, $100 लगाया था, बट वो प्रोबेबिलिटी की रेशियो 1 आउट ऑफ 100,000 होता है या 1 आउट ऑफ 1,000 होता है। इसी तरीके से ये चीज़ें कैसीनो के कॉन्सेप्ट पे चलती हैं। एट दी एंड 95% ने लूज करना है, 4-5 लोगों ने कमाना है और उन्होंने भी अगले फेज में लूज करना है। और एट दी एंड, क्योंकि अब देखो बिजनेस को कैरी ऑन रखने के लिए पे आउट देना पड़ेगा, बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए विड्रॉल देना पड़ेगा, बिजनेस आप पे चाहिए। अगर आपको बिजनेस चाहिए, नया बिजनेस जनरेट करना है, तो आपको पैसा तो देना पड़ेगा। मैं अगर 100 कमा रहा हूं तो 20 लगाना पड़ेगा। इट्स लाइक अ टैक्स वाला मॉडल। अगर आप $1,00,000 कमा रहे हो तो आपको 2-4-5 हज़ार का टैक्स देना पड़ेगा। तो इसी तरीके से ये बहुत से, या ये सॉरी माजरत, मैं $1,00,000 में चला जाता हूँ, $1,00,000 की बात कर लेते हैं। वो उस तरह की ट्रांजेक्शन्स को हैंडल कर करके ना, वो मेरा माइंड उस तरीके से चला गया, मैं $1,00,000 एक नॉर्मल वर्ड की तरह बोल जाता हूँ। तो माजरत, $1,00,000 आपने कमाया तो 2-3 हज़ार तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ना। इसी तरीके से $1,00,000 जो कंपनी कमाती है उसमें से 2-4-5 हज़ार पे आउट्स की सूरत में भी देना पड़ता है। इट्स लाइक
आप वो कहते हैं ना कि वो अपने वो हलाल करने के लिए या अपने आप को लीगल करने के लिए, अपने आप को महसूस कराने के लिए कि वी आर द लेजिट कंपनीज, वी आर द लीगल कंपनीज, हमें बड़ा जी हम लीगली और हम हर ट्रेडर को सपोर्ट कर रहे हैं। सो इट्स नॉट अबाउट, हाँ इस पूरे पीरियड के अंदर बहुत से ट्रेडर कामयाब भी हुए हैं, बहुत से ऐसे लोग जिनके पास फंड नहीं था। इट्स अ वेरी गुड थिंग एज वेल समहाउ। किसी के पास $1,00,000 नहीं था या $20,000 नहीं था, उसने $500 या $400 से स्टार्ट किया और एट दी एंड 2-4 पे आउट ले लिए, 10-15-20,000 कमा लिया। अब उसका तो $500 की इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन एट दी एंड उसका रेवेन्यू 10-15-20% या 100% या मतलब लाइक 4-5 गुना हो गया। ये डिपेंड करता है, लेकिन मोस्ट केसेस में 90% या 95% केसेस में लूजर्स ज़्यादा होते हैं। इस चीज़ को अपने माइंड रखना है। अब प्रोफर्म लॉस में क्यों जाती है, एक और रीज़न भी हो सकती है, सडनली बंद क्यों हो जाती है, क्योंकि हमारा तो टॉपिक यही था ना कि सडनली बंद क्यों जाती है। तो प्रोफर्म सडनली बंद होने की एक और वजह यह है कि लीगल प्रॉब्लम जो है, रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज से 2 साल पीछे चले जाओ, इसके ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं थे, कोई पाबंदियाँ नहीं थी, कोई एक प्रॉपर प्रोसीजर नहीं था। लेकिन अब वक्त के साथ साथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, रेगुलेटरी प्रॉपरली प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा कंपनीज के ऊपर, उनको फेस करना पड़ रहा है, उनको आंसर देना पड़ रहा है लीगल टीम्स को, लीगल कंप्लायंस डिपार्टमेंट्स को उस मुल्क की, क्योंकि एट दी एंड ये कोई ना कोई कंपनी होगी जो कर रही होगी, और कंपनी का मॉडल इतना जल्दी, इतना मतलब एक खास स्पेसिफिक टाइम के ऊपर उनको छोड़ना पड़ेगा, उनको फेस करना पड़ेगा। तो ऑपरेशंस करने में, उनको ऑपरेट करने में बहुत ज़्यादा, इट्स नॉट लाइक है कि आप कोई मतलब लाइक फॉर एग्जांपल हम कोई कीबोर्ड माउस बेच रहे हैं, लैपटॉप बेच रहे हैं, फिजिकल प्रोडक्ट, इट्स नॉट अबाउट को हम कोई गंदम चावल वगैरह बेच रहे हैं, इट्स अ डिजिटल प्रोडक्ट। तो डिजिटल प्रोडक्ट भी ऐसी जो कि रिस्क मार्केट के साथ है, फाइनेंशियल मार्केट के साथ है। सो ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत बड़ा एक रीज़न है इसकी भी कि लीगल आजकल कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ चुकी हुई हैं। इट्स नॉट फॉर ओनली फॉर लाइक प्रॉप फर्म्स, ये आजकल फॉरेक्स ब्रोकर्स के लिए भी है। रेगुलेटेड मेथड जो कंपनीज हैं सिर्फ वही सर्वाइव कर सकती हैं, और रेगुलेटेड जो कंपनीज हैं वही आगे सस्टेन कर सकती हैं, और अनरेगुलेटेड तकरीबन निकल जाएंगी, एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगी। तो ये, और अगर मैं उससे अगला लेवल, अगला पॉइंट अगर डिस्कस करूं, वो ये कि यार ये कंपनीज को ना मजबूरी में अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स के ऊपर अपनी डिजिटल प्रेजेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, बहुत बड़ा एक इन्वेस्ट करना होता है गूगल एड्स के ऊपर, मतलब लाइक फेसबुक एड्स के ऊपर, यूट्यूब एड्स के ऊपर, और मल्टीपल और प्लेसेस के ऊपर उनको एडवर्टीजमेंट जारी रखनी होती है। उनको एफिलिएट मॉडल बहुत बड़ा एक्टिवेट करना होता है, एफिलिएट्स में बहुत से लोगों के साथ डील करनी पड़ती है, उनको एडवांस में बहुत से अकाउंट देने पड़ते हैं, उनको बहुत से कॉन्टेस्ट अकाउंट्स देने पड़ते हैं, फ्री फंडेड अकाउंट देने पड़ते हैं, ताकि वो हिस्ट्री बना सकें, वो दिखा सकें लोगों को कि भाई येस वी आर मेकिंग मनी, देखो मैंने ये पे आउट ले लिया, मैंने ये कर लिया। अब ये सारी कहानियां करनी पड़ती है फंडेड फर्म्स को, प्रॉप फर्म्स को, एफिलिएट लोगों के साथ डील्स करनी पड़ती हैं। एफिलिएट लोगों के साथ डील करके उनको उनके जो, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे अगर इंडिया में काम करना शुरू करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इंडिया में से चंद एफिलिएट्स उठाऊंगा जो कि बड़े इन है मार्केट में, उनके साथ मैं डील करूंगा। ओके, मैं तुम्हें 10-15-20 प्रॉप फर्म्स के मतलब फंडेड अकाउंट दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अब अगले बंदे को जो फ्री मिला वो फ्री नहीं मिला होता, अगला बंदा उसको बेच लेता है लॉजिकली। अब कंपनी को भी होता है कि यार 90% तो लूज करेंगे, एट दी एंड जो मैंने इसको $10,000 पैसे देने थे फॉर एग्जांपल, उसके बदले में मैंने $10,000 के वर्थ के 20 अकाउंट दे दिए। अब 20 में से मतलब लॉजिकली 2 पास हो जाएंगे, जो 2 पास होंगे टेक्निकली उनकी वर्थ $2,000 होगी या $1,000 होगी। तो इस वे से उनका एक रिस्क फैक्टर रिड्यूस हो जाता है। इसी तरीके से फंडेड जो एफिलिएट्स हैं उनके साथ डील्स करनी पड़ती है, परसेंटेज तय करनी पड़ती है, 20-25%, 30% लोग ले रहे होते हैं, 40% तक भी ले रहे होते हैं। सो ये बड़ा आसान लगता है कि इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, बट दिस इज नॉट द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मेरी लास्ट एक वीडियो में मैंने बात किया था, इन्फ्लुएंस मत हुआ करें लोगों से, इवन इफ आई एम सेइंग किसी से भी इन्फ्लुएंस मत करें। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उन जो फ्री के फंडेड अकाउंट्स होते हैं उनको देख के, देखो हाउ आई मेक मनी। अब यार फंडेड में तो सैंपल से आपको हिस्ट्री बनानी है, मैं कहता हूँ रियल में भी बनानी है। आपके पास 10 अकाउंट है, एक तरफ बाय लगाओ, एक तरफ सेल लगाओ, ऑपोजिट खेलना शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली हिस्ट्री तो बन ही जाएगी, एक प्रॉफिट में जाएगा, एक लॉस में जाएगा। सो कहानियाँ जो है ना वो उसको जनरेट करने के लिए इनको मार्केटिंग कैंपेन्स एक्टिवेट रखनी पड़ती है। मार्केटिंग बजट में
एफिलिएट भी है मार्केटिंग बजट में, गूगल फेसबुक एडसेंस वगैरह भी है, यूट्यूब वगैरह पे कमर्शियल चलाना उनका, तो ये भी एट पॉइंट, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो उनका बिजनेस नहीं ग्रो होगा, बिजनेस जनरेट नहीं होगा, वो बिजनेस क्रिएट नहीं कर पाएंगे, वो प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगेन मैंने जो शुरू में बोला था ना कि इनका बिजनेस तो असल में चलते ही डेमो बेचने से है, और अगर वो मार्केटिंग करेंगे नहीं, ऐड चलाएंगे नहीं। मुझे एक बात बताओ, जिसको टैलेंट चाहिए, जिसको जॉब, फॉर एग्जाम्पल मुझे जॉब पे हायर करना है लोगों को, तो क्या मुझे जॉब की एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत होती है? मैं तो फ्री में भी सिर्फ फेसबुक पे लगा दूं और 100 बंदों के नीचे सीवीज आ जाएंगी, 100 बंदों के नीचे कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे। यार दुनिया में इतनी बेरोजगारी है, दुनिया में इतनी मतलब पॉवर्टी है कि हर बंदा ही ना अप्लाई कर ले। वाई एक कंपनी ऐड क्यों चलाती है? सिर्फ इसलिए नहीं कि उसको लोगों की मदद करनी है, इसलिए कि वो चाहती है कि लोग अकाउंट खरीदें उससे, इसलिए वो चाहती है कि लोग उससे बिजनेस क्रिएट करें, इसलिए वो चाहती है कि लोग उससे बिजनेस मतलब हासिल करें, लोग उसके साथ उसको मतलब नए डेमो अकाउंट खरीदें। अगेन वही अक्लमंद और बेवकूफ़ की निशानी। अब वो अक्लमंद और बेवकूफ़ की निशानी वही वाली बात है, इनको बेवकूफ़ चाहिए होते हैं, और ऐड चलाने बेवकूफ़ों को ढूंढने का तरीका होता है। जो बंदे रियल ट्रेडर्स हैं, जो फिजिकली ट्रेड कर रहे हैं या डिजिटली ट्रेड कर रहे हैं, वो लोग थोड़े से या ज़्यादा से वो ग्रो कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। और बहुत से ऐसे लोग हैं, आप इस पे मेरे से मतलब इत्फाक कर सकते हो कि बहुत से लोग हैं जिनकी ज़िंदगियां भी बदली हैं, बहुत से लोगों की लाइफ बदली है। लेकिन और किसी भी बिजनेस में हम आप ये भी कह सकते हो यार, हर बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कम होता है, सक्सेस रेशो कम होता है। अगर अमेजोन की बात कर ले या ई कॉमर्स की बात करें, वहाँ में भी 100 लोग करते हैं तो 10% लोग या 6% 8 लोग कामयाब होते हैं, बाकी 90-92% फेल हो जाते हैं। तो ये तो रियल लाइफ के अंदर है, हर बिजनेस के अंदर है, हर बिजनेस का एक रिस्क होता है। यार मैं जब घर से निकलता हूँ ना, तो मैं जब गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी चाहे जितनी मर्जी लग्जरी है, जितनी मर्जी अच्छी है, जितनी मर्जी प्यारी है, जितनी मर्जी महंगी है, बट जैसे ही मैंने रोड पे गाड़ी स्टार्ट की तो मेरा रिस्क शुरू हो गया। मुझे से कोई भी गाड़ी टकरा सकती है, मैं किसी के साथ भी एक्सीडेंट हो सकता है। जब आप बाइक पे बैठते हो तो आप बाइक पे बैठते ही बाइक इस सबसे अनसेफ गाड़ी है, मतलब अनसेफ ट्रांसपोर्ट का जरिया है। अब बाइक में भी तो रिस्क फैक्टर रहता है। आपने तो घर से निकलते ही कोई भी आपको कुछ भी कर सकता है, आपको एक्सीडेंट हो सकता है, गिर सकते हो। तो रिस्क फैक्टर तो किसी कारोबार में होता है, किसी में भी होता है, ये एक हकीकत है। लेकिन प्रॉप फर्म के अगेन वही मार्केटिंग के ऊपर अगर मैं बात करूं तो मार्केटिंग का एक वो बहुत बड़ा रहता है। अब एक और कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो ये कि वो मार्केट वोलेटिलिटी, मार्केट की सडन मूव। अब आपने प्रीवियसली देखा कुछ टाइम के अंदर बहुत सडनली मार्केट, ज़्यादातर प्रॉप में भी अगर देखा जाए लोग ज़्यादा गोल्ड के ऊपर ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स इंडस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम गोल्ड के ऊपर होता है। अब गोल्ड की मूवमेंट्स देख लो, स्टॉक्स की मूवमेंट देख लो, क्रिप्टो की मूवमेंट्स देख लो, और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उसमें जब वो मार्केट तेज़ होती है उसमें लॉस करते हैं, उनमें चैलेंजेस। अब अगर मैं इस एक कंपनी की, जो अभी रिसेंटली 1-2 कंपनीज गई हैं, उनकी रीज़न क्या थी? क्योंकि 90% चैलेंजेस उनके फेल हो गए थे। अब उन्होंने जो बेचा हुआ था 90% चैलेंजेस फेल हो गए थे, 10% बचे होंगे, लॉजिकली 10% बचे होंगे। उन्होंने कहा यार दिस इज द राइट टाइम, इसको क्लोज करते हैं, क्योंकि अब तो हमारे पास पैसा तो $1 मिलियन, $10 मिलियन या $100 मिलियन इकट्ठा हो चुका हुआ है। हम क्यों ये लवाजमात में पड़ रहे हैं? अब हम कोई रियल बिजनेस करेंगे, हम रियल में फॉरेक्स ब्रोकर खोलेंगे, हम एक ये करेंगे, वो करेंगे, नया मॉडल लेकर आएंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले मॉडल में कमा लिया। एट दी एंड उनका रिस्क फैक्टर भी, पहले जब वो चैलेंज अकाउंट था, अगर चल रहे थे ज़्यादा और ज़्यादा अगर चैलेंज अकाउंट चल रहे थे तो उस टाइम भागना उनके लिए मुश्किल था, उनको क्लोज करना मुश्किल था। अब क्लोज करना उन्होंने तो सिंपल नई सेल बंद करनी है, प्रीवियस वाले तो ज़्यादा फ्लॉप हो चुके होंगे। सो पिछले कुछ अरसे के अंदर मैंने नोट किया है कि 90% रेशियो थी पिछले एक महीने के अंदर, जो मार्केट मूव हुई है पिछले दिनों में, वो 98-97% पे चली गई है। मतलब 97% तक लोगों ने फेल किए हैं चैलेंज अकाउंट्स। 100 में से 97% लोगों ने लूज कर दिए चैलेंज अकाउंट। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा प्रॉप फर्म को हुआ। प्रॉप फर्म के ऊपर लायबिलिटी बिल्कुल खत्म होगी। अब वो डिपेंड करता है, अगर वो उसको कैरी ऑन रखना है तो ये नहीं, लेकिन ये एक रीजन है, ये एक मार्केट की, और ये भी इसके अगेंस्ट भी हो सकता है। सडनली ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट वोलेटिलिटी में 90% लोगों ने कमा लिया, अब उनके पास कोई रीजन नहीं है तो उनको क्लोज करना पड़ सकता है, उनके पास भागना पड़ सकता है। देखो अगर भागते भी हैं तो मतलब लाइक
रीज़न है ना, मतलब अगर उस पॉइंट के ऊपर डिस्कस भी करें तो हो सकता है उनका पे आउट लेवल डिक्रीज हो गया हो। तो बहुत सी कंपनीज का एक ऐसे पॉइंट पे वो बंद हो जाती हैं जब उनका पे आउट एक लेवल, उनके एक खास रिस्क है। फॉर एग्जांपल, मैं $1 लाख मंथली कमा रहा हूँ, उस 1 लाख में से मैं 20,000 रेवेन्यू शेयर कर रहा हूँ पे आउट के तौर पर। लेकिन एक महीना ऐसा आया जब मेरे पास मेरा पे आउट का स्ट्रक्चर 2 लाख हो गया। अब भाई मैं 2 लाख नहीं देना चाहता, मैं नहीं देना चाहता, मैं तो 20,000 देना चाहता था, मैंने 20,000 का बजट रखा हुआ था। 2 लाख क्यों दूंगा भाई? जब मैं 2 लाख नहीं देना चाहता तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में मैं उसको क्लोज कर दूंगा। तो और इसकी एक आंसर अगर मैं बात करूं ना, इसका आंसर क्या है कि अगर होगा क्या, आप क्या लीगली क्लेम कर सकते हो। अगला पॉइंट कि कंपनी भागती है ना तो इसमें कोई क्लेम नहीं है। प्रॉप फर्म भागेगी ना, ब्रोकर भागेगा, उसका क्लेम है, उसको पेमेंट, उसके पास क्लाइंट का फंड है, उसको देना पड़ेगा। कोई स्टॉक एक्सचेंज, क्रिप्टो एक्सचेंज, कोई भी कंपनी भागेगी उसको फेस करना पड़ेगा। प्रॉप फर्म को तो अपनी बैंकरप्सी भी जाहिर नहीं कर सकती क्योंकि वो प्रॉफिटेबिलिटी में होती है, बैंकरप्ट नहीं हो पाती मोस्टली केसेस में। लेकिन होता क्या है, ये होता है कि बेसिकली आप कह सकते हो कि उनको मैक्सिमम क्लेम क्या होगा। आपने वही, अब मैं रेस के ऊपर दोबारा आता हूँ, वो जो 10 किलोमीटर, आपने 10 किलोमीटर सफ़र किया, आपने उस रेस में शमूलियत हासिल करने के 1,000 रुपया दिया था, रिवॉर्ड में 20,000 था। अब आपने एक फेज़ किया बड़ी मुश्किल से, उसके बाद दूसरा फेज़ किया, उसके बाद तीसरा फेज़ किया, आपने बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल करते हुए, लड़ते झगड़ते, भागते दौड़ते, पसीने में शराबू, मतलब हर वर्स्ट कंडीशन से गुजरते हुए अपने 30 किलोमीटर पूरे कर लिए। 30 किलोमीटर पूरे करके पहुंचते हो, उन्हें कहते भाई हमने तो ये रेस को क्लोज कर दिया है, हमने जो जो कर रहा था कर दिया था। हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम है, आप लीगली जाना चाहते हो, तो जो आपने फीस दी थी मैं आपको फीस वापस कर देता हूँ। प्रोफॉर्मा में भी मैक्सिमम क्लेम यही है कि आप चैलेंज अकाउंट पास कर लो, फेज 1 है, 2 है या 3 फेजेज हैं, पास कर लो। एट दी एंड आप क्लेम करने जाते हो किसी भी लीगल अथॉरिटी में, लीगल डिपार्टमेंट में, लीगल एरिया में, तो एट दी एंड क्लेम आपका बनता है जो आपने सिमुलेटेड अकाउंट या डेमो अकाउंट खरीदने के पैसे दिए थे। मतलब जो $400 या $300 आपने या $200 पे किए थे, क्लेम ही ये है। आपका पे आउट $2,000 का है या $2 लाख का है, नो वन कैन क्लेम दैट। क्यों? एट द एंड आपको तो वही पे करना है जो आपने पे किया, आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो अगर 200 लोगों में से उनका अपना ओरिजिनल फंड वापस भी कर दिया जाए तो कुछ नहीं है यार। पिछले 8 महीने, साल, 2 साल से कमा रहे थे, तो एक महीने में से हमने कोई 1,000-2,000 सेल के अंदर से 1,000 सेल में से 10 बंदों को वापस भी कर दिया उनका ओरिजिनल जो उन्होंने खरीदा था, और को 2-4-5 को पे आउट दे दिया, तो बात क्लोज करना। तो इसको क्लोज करना आसान है। इसका एग्जिट प्लान, जैसे MLM का एग्जिट प्लान होता है ना, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी का एग्जिट प्लान होता है, किसी भी फर्म का एग्जिट प्लान होता है, कि खुदा न खास्ता ये हो किसी फर्म का, किसी कंपनी का, आपने हर MLM कंपनी जो होती है अपने एग्जिट प्लान के साथ ही, हर पोंजी स्कैम अपने एग्जिट प्लान के साथ आती है। अगर ये हुआ तो हम कॉइन लॉन्च कर देंगे, अगर ये हुआ तो हम ऐसे कर देंगे, अगर ऐसा हो जाए तो हम ऐसे कर देंगे। जो भी कंपनीज होती है, सभी कंपनीज 2 साल चलने के बाद, 2.5 साल चलने के बाद एग्जिट प्लान ले आती हैं। एग्जिट प्लान होना होता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट फर्म को आप देख लो, वो जो लेजिट नहीं है, जो ये बड़े 10-12% रेवेन्यू देते हैं, वी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एज वेल, वो एट द एंड उनको एग्जिट प्लान एग्जीक्यूट करना पड़ता है। और एग्जिट प्लान में वो क्या होता है कि एट द एंड शुरू वाले जो लोग थोड़े बहुत कमा चुके होते हैं, बाद में उनको लूज करना। इसी तरीके से प्रॉप फर्म का एग्जिट प्लान क्या है, लेस देन 1% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। ठीक हो गया। क्या है कि कुछ लोग क्लेम करेंगे, उनको चुप कराने के लिए उनके अपने पैसे जो उन्होंने चैलेंज या फंडेड अकाउंट खरीदा था, वो तभी क्लेम कर सकते हैं अगर उन्होंने पास किया हुआ था। अगर तो फेल कर दिया तो वैसे ही टर्म एंड कंडीशन के खिलाफ चले गए भाई, तो आपने तो वैसे ही लॉस कर दिया, आपने एक भी ट्रेड लग कर ली, आप क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो पास कर दिया था तो एक कंपनी आपको मैक्सिमम क्या क्लेम करेगी, तो ये क्लेम देगी, तो आपके असली पैसे वापस कर देगी। तो मैंने ऐसी कंपनी को जानता हूँ, जब वो फंड नहीं दे सकते तो उन अगलों के पैसे वापस कर दिए। तो अब उनका पे आउट बनता था $20,000 का, जो फंड वापस करना था वो $500 का या $440 का था, तो $440 उनको वापस कर दिए। तो लॉजिकली क्या हुआ, वो भी प्रॉफिट में रहे, अगला बंदे को भी हुआ, मेरा नुकसान तो नहीं हुआ। अब वो जो 30 किलोमीटर की रेस की थी ना, वो यूजलेस होगी एट दी एंड। मैंने क्या बोला, एट दी एंड आपको पता चले आप आपने कुछ किया ही नहीं है। बहुत से लोग बड़े मेंटली तौर पर, मेरे वो शहजादा बच्चा, एक नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो देख रहा होगा वीडियो, लाजमी देखेगा, वो उसका पिछले दिनों में, भाई मुझे इस कंपनी ने बैन कर दिया, मुझे इस कंपनी ने ब्लॉक कर दिया है, प्लीज़ उस भाई साहब को बोले, उनका बड़ा कनेक्शन है, उनको कनेक्शन है, वो प्लीज़ मुझे लिए हेल्प करें, वहाँ अनबैन कर दे। मैंने कहा यार हो सकता है वो भाई भी बैन हुए हों, तो मैं क्या पता यार। ये जो सोशल मीडिया पे, इंटरनेट के ऊपर सब कुछ नज़र आता है वो ऐसा नहीं होता, ये जो आपको नज़र आ रहा था ऐसा नहीं होता भाई। अपनी मेहनत करो, थोड़ी मेहनत करो, ज़्यादा हो गया ठीक है, अपने माइंड में रखो, आगे चलो, आगे बढ़ो।
सो ये एक पे आउट के ऊपर। अब मैं मतलब लाइक एक और रीज़न जो किसी भी प्रॉप फर्म के फेलियर का या ड्रॉप का या ख़त्म होने का ये वजह बन सकती है, वो ये हो सकती है कि बहुत ज़्यादा चीप अकाउंट्स देना। देखो आपने नोट किया एफटीएमओ बड़े अरसे से चल रही है, उसका बड़ा सक्सेसफुल रेशियो है, उसकी एक प्राइस फिक्स है। उन्होंने $1,00,000 का अगर $1,100-1,200 में देना है तो $1,200 में डॉलर में देना है। कोई मेजर डिस्काउंट पैकेजेस नहीं दिए, कोई मेजर उन्होंने टर्म एंड कंडीशन। अब उनका बिजनेस की फिजिबिलिटी उन बनी हुई है, उसको उन वो उस पर कामयाब है। वो अपना उनका रेशो तय है कि भाई 20% या 30% उनका वो उस मार्केट में डालेंगे, रियल फंड में डालेंगे, ए बुक करेंगे, मार्केट में भेजेंगे, उससे ट्रेड करेंगे, जो प्रॉफिट होगा वो ऑटोमेटिकली, वो सारा का सारा उनका मॉडल एक बना हुआ है एंड लेजिट मॉडल वो बना हुआ है। लेकिन जो ये कंपनीज उस कंपनीज को तोड़ने के लिए या बड़ी कंपनीज को तोड़ने के लिए आती हैं, हो सकता है एफटीएमओ भी भाग जाए कभी वक्त, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा लॉजिकल बात के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं है मैं उसकी कोई गारंटी दे रहा हूँ या कल को बोले नुमान भाई आपने हमें बोला था कि इस कंपनी को करो, भाई मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मुझे आपकी कोई गालियां नहीं सुननी। सो आई विल नेवर रिकमेंड एनी ब्रोकर, एनी कंपनी, एनी प्रोफर्म, एनी, मुझे किसी कंपनी को रिकमेंड नहीं करना। मैं पहले बहुत ज़्यादा गलतियां कर चुका हूँ, अब नहीं करना। सो आई लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। बट ये एक प्रॉब्लम ये है कि इस जो सक्सेसफुल कंपनीज हैं उनकी कंपटीशन में, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है अभी पिछले दिनों में फॉर एग्जाम्पल जी 5% वाली है, या दी फंडेड प्रोग्राम भी अगर चल रहा था फॉर एग्जाम्पल, अब उस कंपनी का रेट है जी $450। तो मैं अगर एक प्रॉप लॉन्च करूंगा, मैंने अब मुझे कंपटीशन में करना, तो मैं कहूँगा भाई 300 में ले लो। अब मेरा क्या है, मेरे तो $10 का डेमो अकाउंट था, $10 कॉस्ट थी, मुझे आपको प्रॉप फर्म बनानी है, $10 आपको एक डेमो अकाउंट की कॉस्ट आएगी, और $10 को मैं 300 में बेच रहा हूँ। 300 का मतलब मेरा 300 गुना, बल्कि कितना बनेगा, 30 गुना, ठीक होगा, 30 गुना बनेगा शायद, ठीक होगा। मेरी मैथ ज़रा कमज़ोर है यार, क्या करूँ, तो लेकिन बर्दाश्त कर लेना। लेकिन ये कि अब 10 वाली चीज़ मैं 300 में बेच रहा हूँ, 10 वाली 20 में भी बेचूंगा तो डबल कमा रहा हूँ, लेकिन मैं 10 वाली 30 में बेच रहा हूँ, और उसमें बेसी, और मुझे 90% मेरे पास ही रह जाए ना, 10% ये मतलब जो होगा मुझे उसके ऊपर रिस्क लेना है। तो लॉजिकली मेरा जहाँ क्या रहा है, जो बहुत सी कंपनियाँ जो ये चैलेंज जो अकाउंट्स के अंदर एक कंपटीशन लगा के बैठी हुई है, बहुत ज़्यादा चीप सस्ते अकाउंट्स देने की, उनकी एक पहली निशानी है कि वो भाग जाएंगी। इसके अलावा यार ये याद रखो, जितनी भी प्रॉप फर्म्स हैं ये रियल फॉरेक्स ब्रोकर्स नहीं हैं, ये फॉरेक्स ब्रोकर्स नहीं हैं, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, ये फाइनेंशियल फर्म्स नहीं हैं, ये रेगुलेटेड फर्म्स नहीं हैं, ये ब्रोकर्स नहीं हैं, ये दे डोंट हैव एवरीथिंग, मतलब टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें, दे आर प्योरली बेस्ड ऑन द सिमुलेशन, दे आर प्योरली बेस्ड। ऐसे समझो जैसे आप गेम खेल रहे हो, अब वो टेम्पल रन है ना, अब समझो टेम्पल रन खेल रहे हो, भागे आ रहे हो, भागे आ रहे हो, भागे आ रहे हो, भागे आ रहे हो, एक पॉइंट आएगा जब आपने वो पूरे सारे लेवल क्रॉस कर लिए, हो सकता है उसमें से आप अगर आप अच्छे हुए, आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको कुछ मिल जाए, वरना आपको वो जो कॉइन मिलेंगे वो डमी कॉइन्स हैं। सो लाइक दिस, तो इसी तरीके से ये गेम है, आप इसको गेम की तरह ट्रेड करो, इसको गेम की तरह खेलो, इसको गेम की तरह। हाँ, ये सब वेरी, मैं इसके प्रोज के कॉन्स की बात करूँ तो प्रोज की भी बात करूँगा। इट कैन इंप्रूव योर ट्रेडिंग स्किल, इट कैन हेल्प यू टू ग्रो। मैं इसके ऊपर फर्दर लास्ट में बात करता हूँ, लेकिन द मेन चीज़ के फायदे क्या है वो लास्ट में मैं डिस्कस करता हूँ इन डेप्थ। बट ये कि ये फॉरेक्स ब्रोकर्स नहीं है, ये डेमो अकाउंट्स हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं। जस्ट मेरी लाइट्स अप एंड डाउन हो रही हैं, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं कैरी ऑन रखना चाहता हूँ। मैंने काम शुरू किया था तो ये बात करना शुरू की थी उस टाइम, मतलब लाइक मगरिब से थोड़ा सा पहले टाइम था, अब मगरिब होने वाली है, अंधेरा होने लग गया। बट ये है कि फंडेड अकाउंट्स की हिस्ट्री में भी अंधेरा हो रहा है आजकल। ये रियल ब्रोकर्स नहीं है, ये डेमो अकाउंट्स हैं, ये एक गेम है, इस गेम को तरह खरीदो, इसके ऊपर सीरियस होने की जरूरत नहीं है। आपने छोटा मोटा फंड है साथ में चलाओ, ठीक हो गया। और बाकी अच्छा, इसके अलावा कुछ एक और रीजंस मैं अभी डिफाइन कर देता हूँ, उनको शार्ट लेता हूँ, ये ना हो कि मेरी वीडियो सारी लंबी हो जाती है और आप कहते हैं कि यार बहुत लंबी कर देते हो। भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंटेंट वाला मुझे समझ नहीं आती कैसे बनाऊँ, सिखाओ रहे यार आप लोग, मुझे सिखाया करो, नीचे कमेंट किया करो। तो अच्छा, अब ये कि इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, ये अगली रीजन हो सकती है कि लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर की इंक्रीज कॉस्ट। पिछले कुछ अरसे के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत महंगी होती जा रही है, एक्सपेंसिव हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल सी ट्रेडर की एग्जांपल दे रहे हैं, अब सी ट्रेडर की इंस्टॉलेशन, मतलब पहले था वो 8 कैप 10 थीन मार्केट किसी से भी ले लेते थे, जितना बिजनेस होगा उतना उनका $10 के हिसाब से पे कर देते थे। अब वो टेक्नोलॉजी उनको डेडिकेटेड लेनी पड़ रही है। अब डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी का मतलब, जो मेरा इसमें सीरीज में भी सेपरेट है मेरे यूट्यूब के ऊपर कि भाई हाउ टू स्टार्ट अ फॉरेक्स ब्रोकर, हाउ टू स्टार्ट अ प्रॉप फर्म, उसके पूरे की वीडियोस मौजूद हैं, उसमें भी आप देख सकते हो। एक ब्रोकर लॉन्च करना पड़ता है, ये ब्रोकर का पूरा लाइसेंस लेना पड़ेगा,
पड़ेगा या एफटीएमओ की तरह प्रॉपर अपना लाइसेंस मेटा का लेना पड़ेगा। इट कॉस्ट लाइक $100,000 कम से कम उनको कॉस्ट करेगा। फिर मंथली $20-25,000 उनको कॉस्ट करेगा मेंटेनेंस का, मैनेज टेक्नोलॉजी का। मैं बाकी स्टाफ की बात नहीं कर रहा, टेक्नोलॉजी जिसमें होस्टिंग है, लिक्विडिटी है, ब्रिज है, सर्वर्स है, जो मेटा का लाइसेंस है वो भी $15-20,000 का पड़ता है मंथली अब। सो ये सारी चीज़ों को मिला के फिर CRM, ये सारी चीज़ों की कॉस्ट वो $30-40-50,000 पे चली जाती है। इससे क्या होता है, वो जो वही जो चीज़ तो $3-4-5,000 की थी अब कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। इसकी वजह से भी एक भागने वाले बहुत से रीजंस हैं। आप कह सकते हो कि यार वो कंपनी तो $100 मिलियन मंथली कमा रही थी, 10 मिलियन। भाई कौन कह रहा है, कैसे यकीन कर रहे हो? उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ था, जो उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ था, जो उनकी यूट्यूब पे लिखा हुआ आ रहा है, दिखा रहे हैं, वो नंबर्स वही हैं जो वो आपको बता रहे हैं। वो भी सिमुलेटेड नंबर हो सकते हैं, 90%, 99% सिमुलेटेड नंबर होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट ऑडिटेड बाय एन ऑडिटेड फर्म। कोई एक थर्ड पार्टी ऑडिटिव फर्म से वो ऑडिट हो के पब्लिक नंबर्स नहीं होते। ये कोई आईपीओ नहीं हो रहा, ये कोई स्टॉक मार्केट की कंपनी नहीं है, ये कोई पब्लिक कंपनी नहीं है कि हर चीज लिस्टेड होगी, हर चीज के रिकॉर्ड्स पब्लिक होगा। कितना ये कोई बाइनेंस नहीं है कि कितने बीटीसी अंदर पड़े हुए, कितने विड्रॉ हुए, सब कुछ है, कितना एसेट्स बढ़ा हुआ है, कितना वैल्यू पड़ा है, ये नहीं है। ये वो नंबर्स हैं जो वो खुद रिलीज। मैं आपको बोलूं, मैं $200 मिलियन का मैं मालिक हूं, मैं कल सुबह स्टेटस लगाऊं जी मैं $1 बिलियन का मालिक हूं, क्या मेरी एसेट वैल्यू उतनी हो जाएगी? सो दिस इज लाइक दिस, कि मतलब लाइक उसमें सब लोग जो नंबर्स आपको दिखा रहे होते हैं वो सब फेक नंबर्स हैं। वो आपका मतलब आप समझो कि जो एक $10,000 का पे आउट गया है तो वो आपको बताएंगे कि $10 लाख का पे आउट गया है, या $1.5 लाख, $2 लाख का, $5 लाख का पे आउट गया। उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो या मल्टीप्लाई बाय 50 कर लो, इतना आपको नंबर मल्टीप्लाई करके दिखाया जाएगा। तो इसी तरीके से ये रियल नंबर्स नहीं होते। 40,000 अकाउंट हैं यार, बकवास करते हैं। 40,000 अकाउंट एक फर्म के, जिस कंपनी का सर्वर लिया हुआ उसके टोटल डेमो अकाउंट्स जो हैं वो 18 से 19,000 डेमो अकाउंट्स नहीं बने हुए होते थे। ठीक होगा, मैं अभी की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कुछ टाइम पीछे की बात कर रहा हूँ। मेटा ट्रेडर जब ये शेयरिंग पे जिस 8 कैब के टोटल मैंने खुद नंबर देखा है यार, मैं किसी कंपनी को नहीं, उनके टोटल नंबर 30 से 35,000 उनके अकाउंट थे, डेमो अकाउंट एक्टिव थे। तो एक कंपनी क्लेम कर रही थी मेरी 45,000 चैलेंज अकाउंट एक्टिव चल रहे हैं, इस महीने में मेरी सेल हुई है। यार हमारे चेहरे पे या लोगों के चेहरे पे सही लिखा हुआ है क्या? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सब बकवास है। ये सारे नंबर्स जो हैं आपको जो नजर आते हैं ये ऑडिटेड नहीं होते, ये फेक नंबर्स हैं। इन नंबर्स पे यकीन ना किया करो। ऐसे ही कल आप फेसबुक पे लगाओ मैं $1 बिलियन हो गया हूँ, मैंने जी अब मैं अगला टारगेट मेरा एलन मस्क है या जेफ बेजोस है, तो आपके उन नंबर से कोई वैल्यू हो जाएगी, कोई दुनिया में बदलाव हो जाएगा? नहीं, ये नंबर जो रियल बनते हैं ये ऑडिटेड थर्ड पार्टी ऑडिटेड फर्म से बनते हैं। सो ये एक बड़ी रीज़न है, एक मतलब आपको लगता है, लेकिन टेक्नोलॉजी की कॉस्ट बढ़ चुकी है। 30-40-50,000 पर मंथ कॉस्ट जा रही है। इसीलिए तो भाई आपका भाई फिनटेक के अंदर है, हम लोग सर्विसेज में ज़्यादा हैं, क्योंकि आई नो वी आर मेकिंग मनी। ठीक हो गया। अगला मैं कुछ पॉइंट्स और 2-3 पॉइंट्स के बाद मैं प्रोज के ऊपर बात करता हूँ कि पिछले कुछ अरसे में ना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर दिया। वही जो मेरे पिछला मॉडल पिछला चल भी रहा था जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी का आगाज। पहले होता था कि आप जैसा मेटा ट्रेडर आप नहीं इजीली ले सकते, उसकी कंप्लाइंस बहुत स्ट्रिक्ट है, उसके लीगल रिक्वायरमेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है, उसके बाकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसका जो कंप्लाइंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत स्ट्रिक्ट है। मेटा का लाइसेंस इज लाइक वन ऑफ द ट्रस्टेड लाइसेंस। मेटा का लाइसेंस इतना आसानी से नहीं होता, किसी एक आमे थर्ड पार्टी बंदे पे नहीं हो जाएगा। केवाईसी बड़ी स्ट्रांग होगी, कोई रियल लोग होंगे, रियल फंड होल्ड करेंगे, रियल। अब तो वो उन्होंने शुरू कर दिया, उनकी सीवीज, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल्स, उनका कंप्लायंस, उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। मतलब मेरे को अगर फॉरेक्स ब्रोकर बनाना है और मेरे अकाउंट में $1 मिलियन पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, अगर नहीं पड़ा तो मेरे को लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अब प्रॉब्लम्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने क्रिएट करना शुरू कर दिया। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के प्रॉब्लम्स क्या लोगों, बाकी इसके अलावा जो रेगुलेटर्स के प्रॉब्लम्स हैं, जैसे यूएस रेगुलेटरी बॉडी है। अब यूएस रेगुलेटरी बॉडी तो ब्रोकर को भी अलाउ नहीं करती कि ब्रोकर भी जो है ना मतलब वो करे, ब्रोकर को भी अलाउ नहीं करती कि भाई ब्रोकर आपको जो है ना वो किसी को रियल अकाउंट भी बना सके। क्यों? यूएस की जितने भी अकाउंट्स हैं वो यूएस के अंदर ही खुलेंगे, यूएस रेगुलेटेड फर्म्स के साथ खुलेंगे, यूएस की कंपनीज के साथ खुलेंगे, वहीं रेवेन्यू, क्योंकि उनका एक टैक्स का मॉडल है। यूएस क्लाइंट्स को तो पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर ले, यूएस सिटीजन्स को तो वो दुबई रह रहे हैं, दुबई टैक्स फ्री, स्टिल दे हैव टू पे यूएस टैक्स। आप जब बैंक अकाउंट खोलते हो तो उसमें लिखा था आर यू यूएस सिटीजन। आप बाइनेंस का अकाउंट खोलते हो, आर यू यूएस सिटीजन। एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नॉट अलाउड टू
अकोमोडेट यूएस क्लाइंट्स, बिकॉज जो है इसी तरीके से बहुत से कंट्रीज की रेगुलेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो क्रिएट होती हैं। अब लीगल चार्जेस होते हैं, अब फिर वकील, यहाँ वकील ये नहीं है कि 50-60 हज़ार रुपये में, लाख रुपये में वकील होता है। यहाँ वकील का मंथली कॉस्ट अगर नॉर्मल वकील हायर भी करना, 10-15 हज़ार डॉलर का वकील पड़ता है। सो ये एक बड़ी बड़ी चीज़ें होती है हम जब वो फेस कर रहे होते हैं उन सारी चीज़ों के। बाकी ये एक वो, मैं अगर लास्ट में इस पर बात करूँ ना, प्रॉप फर्म शॉर्ट टर्म लेवल पे ठीक है, एज ए ट्रेडर भी ठीक है, एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ भी ठीक है, लेकिन ये फेल हो जाती है। ये वो शिप है, ये वो बोट है, वो शिप है बड़ा, जो कि ये क्रूज है जो किसी भी टाइम सिंकिंग क्रूज बन सकता है, सिंकिंग शिप बन सकता है। ये सिंकिंग शिप किसी भी टाइम वो एक डूबने वाली मछली बन सकती है, सॉरी अपना कश्ती बन सकती है। ये डूबने वाली कश्ती किसी भी टाइम सडनली, वो टाइटैनिक की तरह बिल्कुल खुशी से जा रहे थे, 5,000 बंदे या 2,000 बंदे ऑन बोर्ड थे, सडनली वक्त आता है, वो एक टकराव होता है छोटा सा। अब वो टकराव मार्केट वोलेटिलिटी भी हो सकती है, वो टकराव पेआउट्स भी हो सकते हैं, वो टकराव लीगल चार्जेस भी हो सकते हैं, वो टकराव प्लेटफॉर्म के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, वो टकराव और भी कोई पार्टनर्स की डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, आपस में कोई टूट सकते हैं, कुछ भी, और वो सडनली कंपनी टूट जाती है। और इसमें बहुत ज़्यादा सडनली चांसेस होते हैं कि सिंकिंग शिप वाला कॉन्सेप्ट, कि सडनली वो कश्ती अच्छी भली सही और एक छोटा सा टक्कर, वो टाइटैनिक की तरह आप समझ लो कि वो बहुत ट्रस्ट किया जा रहा है और सडनली वो डूब जाता है, ख़त्म हो जाती है। तो ये मार्केट ऐसी है, ये प्रॉप की इंडस्ट्री ऐसी है। मेरे ख्याल में मैंने ये सारी रीजंस, मैं कॉन्स में गया हूँ, लेकिन किसके फ़ायदे भी बहुत हैं यार, बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे ट्रेडर्स को जानता हूँ माशाल्लाह से, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है। अब वो ज़िंदगी बदलने के लिए उन्होंने बहुत से काम किए हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है, उन लोगों की बहुत मेहनत रही है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग उसको फ़ायदा कर रहे हैं। कैसे, मतलब लाइक एक बंदे के पास जिसकी घर के अंदर फॉर एग्जांपल वो $400 अफोर्ड नहीं कर सकता था, बट वो डेमो के ऊपर इतनी प्रैक्टिस थी उसकी। ये मैं उस लड़के की कहानी बता रहा हूँ अभी, जिसको मैं जानता हूँ, मैं प्रैक्टिकली, मैंने उसको बाकायदा स्पेशली इन्वाइट किया, मैंने उसको दुबई बुलाया, उसके साथ 1-2 दिन का होटल का स्टे दिया। मैं उससे इंस्पायर हुआ, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ उस लड़के के साथ माशाल्लाह से। उसने मुझे घर की पिक्चर भेजी, घर की पिक्चर, वो गंदे से नाले के ऊपर एक कच्चा सा घर था, और वो $200-400 का जिसने अकाउंट खरीदा, $1,00,000 का मिला उसको, 8-10 पे आउट मिल गए, 7-8 अपने वक्त के। ये MFF की बात कर रहा हूँ, जो ये उस कंपनी थी माई फॉरेस्ट फंड, उसके टाइम की बात कर रहा हूँ। तो उसको पे आउट मिले, मतलब 8-10 पे आउट मिल गए, वो हर पे आउट उसका $10-12 हज़ार डॉलर का बन रहा था। अब वो 10 भी पे आउट अगर मिले एवरेज, तो $1,00,000 उसने कमा लिया। जिस बंदे की नौकरी उसको 10,000-15,000 रुपये की नहीं मिल रही थी, चौकीदार की नौकरी कर रहा था बेचारा, उस बंदे ने अपनी ज़िंदगी बदली, और $1,00,000 का मतलब उसने पे आउट लिया। $1,00,000 का मतलब 3-4 करोड़ रुपये का मालिक बना। उस 3-4 करोड़ से मैंने उसको समझाया, मैं उसके साथ बैठा, मैंने कहा भाई इस $1,00,000 में से $10,000 रियल अकाउंट में रख लो, बाकी $90,000 का कोई कारोबार कर लो, कोई रियल कारोबार, 90 का भी ना करो, कि 2-4 अपनी एक प्रॉपर्टी बना लो, बाकी छोटा मोटा कारोबार कर लो, और साथ में लर्निंग करो। इसमें से समझो 10,000 तुमने अपनी लर्निंग के ऊपर स्पेंड करना है, अपनी पर्सनालिटी पे स्पेंड करना है, अपनी लाइफ के ऊपर स्पेंड करना है, अपने आप को बदलने पे स्पेंड करना है, अपने बच्चों की एजुकेशन पे स्पेंड करना है, उनकी लाइफ बदलने की, उनके फ्यूचर बदलने की। जो तुम्हारे बाप ने तुम्हें दिया है, तो तुम वो एज अ बाप अपने बच्चों को मत देना। बहुत सी चीज़ें मेरी उससे डिस्कस हुई थी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी मैं स्टोरीज को जानता हूँ, मेरा इनबॉक्स में बहुत से लोग रब्ता करते हैं, मुझसे बात करते हैं, और टू बी ऑनेस्ट जब वो स्टोरी पूरी लिखते हैं तो मैं उनसे खुद रब्ता करता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ, मैं कॉल पे बात करता हूँ। ऐसे भी लोग हैं, नुमान भाई आई नीड असिस्टेंस में, ओके यार ब्रो लेट्स डू दिस, तो मैं उनसे बात करता हूँ। हाँ, मेरा थोड़ा सा लिमिटेड टाइम होता है, मैं इतना बात नहीं कर पाता, बट आई नो बहुत सो पॉप इंडस्ट्री ने बहुत से लोगों को कामयाब किया है यार, सक्सेस दी है, जीरो से उठा के हीरो बना दिया उनको, जीरो से। इसी जैसे फॉरेक्स मार्केट ने मुझे जीरो से बना के हीरो बनाया था, और बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं अपनी एक स्टेबल बिजनेस मॉडल के ऊपर हूँ, मेरा टेक्नोलॉजी का IT का बिजनेस है, मैं फॉरेक्स ब्रोकर्स को सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं कंपनीज को सर्विस दे रहा हूँ। बट वो मुझे पिछले दिनों में कोई कमेंट कर रहा था, मैं हंस रहा था, उसको उसकी मैं प्रोफाइल में गया, जिसके स्क्रीनशॉट लगाया था उस कंपनी को मैं कंसल्टेंसी दे रहा था। अब मैं हंस रहा हूँ भाई, तो ये बातें हैं। इस इंडस्ट्री ने बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदली है, लेकिन याद रखना ज़िंदगी जिनकी बदली है वो नंबर बहुत कम होता है, और जिनकी, तो इस इंडस्ट्री के अंदर उधार पकड़ के और ये सारी चीज़ें बदल के को नहीं है। प्रॉप फर्म को आप एक गेम के तौर पे ट्रेड करो,
प्रॉप फर्म इंडस्ट्री को ऐप से आप साइड बिजनेस के साइड हसल के तौर पे ट्रीट करो। क्योंकि अगर मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सारी कंपनीज ठीक है भाई, मैं खुद बना, अगर आपको बनानी है आप नीचे मुझे कमेंट करना, आपको लिंक शेयर कर देंगे, आप रब्ता कर लेना, हम आपको बना के दे देंगे यार। 15-20 महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर प्रॉप खड़ी हो जाएगी। आपके पास बजट होना चाहिए। मेरी एक प्रॉपर सीरीज है, हाउ टू स्टार्ट अ प्रॉप फर्म, हाउ टू स्टार्ट अ फॉरेक्स ब्रोकर। आई विल गाइड यू बेसिकली। आई एम नॉट सेलिंग माई बिजनेस हियर, आई एम नॉट वांट टू, बट मैं ये समझता हूँ कि बहुत सी लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं, लेकिन मैं बिजनेस मॉडल को एक्सप्लेन करना मैंने पहले भी किया है, बड़ा खुल के किया, लेकिन इसके अंदर अभी बहुत सी चीज़ें मैं छुपा गया हूँ, मैं रोक गया हूँ। जो मैं बोलना शायद उस आपको बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव ना कर दे, तो मैं इसका नेगेटिव इससे ज़्यादा भी नहीं करना चाहता। प्रॉप इंडस्ट्री को एज अ गेम के तौर पे रखें। जैसे टेम्पल रन खेलते हैं ना, मेरी बेटी जो है माशाल्लाह, वो आजकल के हमने तो 10 साल के मतलब 10 क्या, मैं मैट्रिक किए थे तब मुझे फ़ोन मिला था। तो आजकल के बच्चे टैब के ऊपर वो हर किस्म की गेम डाउनलोड कर रही है, और हर किस्म की टेम्पल रन खेल रही है, कैंडी क्रश खेल रही है, पता नहीं क्या क्या गेम्स खेल रही है। आजकल वो पार्लर वाली से गेम शुरू की हुई है, वो ब्लो ड्राई कर रही है, हेयर जो है ना वो कलर कर रही है, वो इस तरह की गेम्स हैं। और पिछले दिनों में वो एक गेम के अंदर पेमेंट करने लगी थी। कहती है नो, मामा कह रही है भाई ये पेमेंट क्यों कर रही है? कहती नहीं मैंने पेमेंट करनी है, माई डैडी हैव मनी, माई डैडी हैव मनी, मेरे को पे करनी है। ये 3 साल की बच्ची की कहानी बता रहा हूँ। दुनिया चेंज हो गई है। तो गेम्स जिस तरह वो 3 साल के बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, जस्ट लाइक दैट आप अपनी ज़िंदगी को भी ना वो इसको प्रॉप के ऊपर इसको रियल मत समझो। जो आपके सामने फंड नज़र आता है उसको रियल मत समझो, इसको गेम की तरह ट्रीट करो। इस गेम की तरह ट्रीट करोगे, आपको कोई जाएगा तो दुख नहीं होगा, जब कोई भागेगा तो दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। जैसे मतलब आपको आप बर्दाश्त कर जाओगे। तो एट दी एंड पेशेंस होना तो ज़रूरी है। वक्त हर चीज़ का मरहम होता है, वक्त के साथ साथ हर चीज़ को मरहम मिल जाता है। बट ये कि यार वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आई थिंक सो। मैं जब टॉपिक पे, लेकिन आप ना कमेंट्स किया करो यार, कमेंट किया करो। हो सकता है किसी की आपका कोई क्वेश्चन है उसको मैं आंसर दे दूँ अगली दफ़ा। ये भी एक कमेंट आया था जिसको मैंने आंसर किया, और आई विल बी मतलब ट्राई कि अगर जो भी आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन किया करो, आई विल ट्राई टू आंसर एवरी डे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो मैं इसको आंसर करूँ। चैलेंज स्टे ब्लेस्ड। मुझे बहुत खुशी हुई आपकी, आप अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो तो मुझे बहुत खुशी हुई, और आई एम रियली ब्लेस्ड कि आप सब लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हो, आप सब लोग मेरे एक फैमिली का पार्ट हो, और मुझे सपोर्ट करते हो, मेरे साथ खड़े होते हो, और मेरे साथ मेरी इज़्ज़त करते हो, मेरी रिस्पेक्ट करते हो। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त जो है ना आपके दिलों में डाली है, तो ये इसकी मोहब्बत का शुक्रिया, हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगा। ये मैं वीडियोस लाइक्स और कमेंट्स और शेयर्स और सब्सक्राइब्स के लिए बनाता नहीं हूँ, बट हाँ अगर आप कमेंट्स कर देते हो या कोई बात करते हो तो इट विल गिव मी आइडिया टू मेक अ वीडियो फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पज़। मुझे ये पेनीज नहीं चाहिए आपके, मैं ये मोनेटाइजेशन के शौकीन नहीं हूँ। मुझे चाहिए तो आप किसी की, हो सकता है इस पूरी वीडियो को देखने के बाद 2 लोग या 3 लोगों की ज़िंदगी बदल जाए, 2 लोगों का कॉन्सेप्ट बदल जाए, 2 लोगों का फ़ायदा हो जाए। मैं भी किसी पॉइंट पे, मुझे जब मैं सीख रहा था तो मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, तो आज अगर आपको भाइयों की तरह मैं ट्राई करता हूँ तो बस इसको मोहब्बत समझें। हो सकता है मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी जगह पे गलत भी हो आप, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू से आप इख्तलाफ करें, तो आपका पॉजिटिव इख्तलाफ करना मेरी पर्सनालिटी पे, अब इख्तलाफ एक सेपरेट थिंग है, उस किस्म के कमेंट्स को मैं रिमूव कर दूंगा। बट ये कि अगर आप एक पॉजिटिव नोट में मेरी कन्वर्सेशन, मेरी वीडियो या इस टॉपिक के ऊपर कन्वर्सेशन करोगे, सो आई विल रिस्पॉन्स दैट। मैं उसके ऊपर आंसर भी करता हूँ, और मैं इंशाल्लाह पॉजिटिव हमेशा रिस्पॉन्स को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। पॉजिटिव आप मतलब आपकी जो कंप्लेंट्स हैं, पॉजिटिव डिस्कशंस हैं, जो पॉजिटिविटी किसी का और को फ़ायदा हो सकता है, मैं उस पर बात करूँगा। बाकी स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इस ज़िंदगी के अंदर, और आपको मज़ीद सक्सेस दे, और आप लोगों को मज़ीद कामयाबी करे। वीडियो बहुत लंबी होगी, मैं नहीं चाह रहा था, मैं कह रहा था 25-30 मिनट में कंप्लीट कर लूँगा। अब मैं आपके लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगा। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे, नीचे बात नहीं करोगे, और मैं फिर दोबारा ऐसा ये मुझे डिमोटिवेट कर देंगी, और मैं फिर दोबारा नहीं बनाऊँगा, फिर मैं 6-6 महीने गायब हो जाऊँगा, और फिर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। अब आप पे डिपेंड करता है आपने बनवानी है कि नहीं बनवानी है। अगर आपको अच्छी लगे तो आपने नीचे लाजमी लाइक करना है, और वो नीचे लाइक करो ना करो, नीचे अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दो। इस पॉइंट ऑफ व्यू देने से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। बाकी स्टे ब्लेस्ड। आपके भाई नोमान चौधरी का आपको अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के ऊपर। वो टॉपिक आप डिसाइड करोगे, डिसाइड जो टॉपिक इन द कमेंट, इंशाल्लाह फिर हम बात करते हैं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।